बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, और चैप्टर नंबर 9 का हम एक सेक्शन डिस्कस करेंगे जो कि पेनल्टीज एंड प्रोसीजर से रेलेवेंट है। इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेंगे सेक्शंस 31, सेक्शन 32 और सेक्शन 67। इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सेक्शन 31 ये कहता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। सब सेक्शन 1 के मुताबिक अगर कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर की कोई ट्रेड यूनियन या कोई और शख्स जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे काम करता है या एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो इनमें से कोई भी मामला कमिट करेगा, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। यानी किसी भी एम्प्लॉयर को इजाज़त नहीं है कि वो अपने वर्कमैन के हवाले से कोई भी कंडीशन इम्पोज करे किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें वो किसी के जो राइट्स हैं किसी पर्सन के कि वो किसी ट्रेड यूनियन में ज्वाइन हो सके, उस राइट को वो रिस्ट्रेन करता हो। ऐसा कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन है या कोई कंडीशन जो इम्पोज की जाती है, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। या अगर वो ऐसी कंडीशन इम्पोज करता है कि कोई भी वर्कमैन कंटिन्यू ना कर सके किसी ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप को, या उसके ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करे, तो इस सूरत में ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। क्लॉज बी के तहत अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस बुनियाद पर रिफ्यूज कर दे किसी को रिक्रूट करने से किसी एम्प्लॉय को कि वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर बने या ना बने, या वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर क्यों है, या उसका जो ऑफिसर है ट्रेड यूनियन का वो क्यों है, इस बुनियाद पर अगर वो एम्प्लॉयमेंट से इनकार कर दे, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। क्लॉज सी के मुताबिक अगर कोई भी एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेट करता है किसी शख्स के साथ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या प्रमोशन के हवाले से या प्रमोशन की कंडीशंस के हवाले से या वर्किंग कंडीशन के हवाले से, इस बुनियाद पर कि वो किसी खास ट्रेड यूनियन का मेंबर क्यों नहीं है या किसी खास ट्रेड यूनियन का ऑफिसर क्यों नहीं है, तो इस बुनियाद पर अगर वो डिस्क्रिमिनेट करता है तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। क्लॉज डी ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर डिसमिस करता है या डिस्चार्ज करता है या रिमूव करता है किसी को किसी वर्कमैन को उसके एम्प्लॉयमेंट, या उसको ट्रांसफर कर देता है या उसको थ्रेटन करता है, थ्रेटन इस हवाले से करता है कि वो उसको डिसमिस कर देगा या डिस्चार्ज कर देगा, रिमूव कर देगा एम्प्लॉयमेंट से, या उसको ट्रांसफर कर देगा या उसको इंजर कर देगा, या इस तरह के वो थ्रेटन करता है किसी वर्कमैन को, और इस हवाले से वो अ, उसकी वजह ये है कि वो ये कहना चाहता है कि वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर बन जाए या किसी ट्रेड यूनियन का ऑफिसर बन जाए या ना बने, इस हवाले से परसुएड करने के लिए ये अगर वो इकदामात करता है तो ये मामला कमिट करता है इस तरह की चीज़ें, डिसमिस करता है, डिस्चार्ज, रिमूव या ट्रांसफर करता है, थ्रेट करता है, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी इन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। और अगर वो ये तमाम मामला जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं ये इस हवाले से करता है कि कोई भी वर्कमैन जो है वो पार्टिसिपेट करे किसी ट्रेड यूनियन की प्रमोशन के लिए, किसी ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन के लिए, या किसी ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस सूरत में भी ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। क्लॉज ई के मुताबिक अगर वो इंड्यूस करता है किसी शख्स को कि वो ट्रेड यूनियन का मेंबर ना बने, या उसको रोक देता है, सीज कर देता है कि आप ट्रेड यूनियन के मेंबर ना बने या ऑफिसर ना बने, या वो कोई लालच देता है एडवांटेज का कि अगर आप ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं बनेंगे तो आपको ये एडवांटेज दिया जाएगा, या कोई और ऑफर करता है किसी और एडवांटेज की, उस शख्स को वर्कमैन को करता है या किसी और शख्स को करता है, ये तमाम मामला अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहलाएंगे ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। क्लॉज एफ के मुताबिक अगर वो कॉम्पेल करता है या अटेम्प्ट टू कॉम्पेल करता है, मजबूर करता है, ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ फोर्स करता है
इंटिमिडेट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, प्रेशर प्रेशर इम्पोज करता है, थ्रेट देता है, या उसको किसी जगह पे कन्फाइन कर देता है, उसको बंद कर देता है, कैद कर देता है किसी जगह पे, और उसको फिजिकली इंजरी जो है वो कॉज करता है, उसको किसी किस्म का तशद्दुद करता है, या उसको थ्रेट देता है, या प्रैक्टिकली डिस्कनेक्ट कर देता है वाटर की फैसिलिटीज़ को, पावर फैसिलिटीज़ और टेलीफोन की फैसिलिटीज़ को, इसलिए कि वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर बने या ऑफिसर बने या ना बने, और वो किसी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का ऑफिसर बने, और ये बनते हुए वो किसी सेटलमेंट पे पहुंच जाए, और अगर वो नहीं पहुंचेगा तो उसको जो है ये फैसिलिटीज उससे वापस ले ली जाएंगी या डिस्कनेक्ट कर दी जाएंगे। ये एक तरह का वो एक असर रसूख इस्तेमाल करना चाहता है, इम्पोज करना चाहता है वर्कमैन के ऊपर, क्योंकि इसे सेटलमेंट पे पहुंच जाए थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। तो ये अनफेलेबल प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। क्लॉज जी के मुताबिक अगर वो इंटरफियर करता है किसी भी मामले में, या वो इन्फ्लुएंस होता है बैलेटिंग के ऊपर, जब डिटरमिन हो रहा था कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, यानी ट्रेड यूनियंस मिलकर अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को मुकर्रर करना चाह रहे थे, और उस हवाले से इलेक्शंस हो रहे थे, और उन इलेक्शंस में अगर इंटरफेयर करता है एम्प्लॉयर, तो ये अनफेलेबल प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट बेसिकली ये एक अगर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस हैं, तो उन तमाम ट्रेड यूनियंस का एक और नुमाइंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन होती है। उस रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को जो है वो फर्दर हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। क्लॉज एच के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कमैन को रिक्रूट करता है, उस दौरान जब स्ट्राइक चल रही थी वर्कमैन की, और वो स्ट्राइक लीगल थी, अपने जायज़ कानूनी मुतालबात के लिए वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, और उस स्ट्राइक के दौरान अगर जानबूझ के उनको थ्रेट करने के लिए वो अगर रिक्रूट कर लेता है डिफरेंट वर्कमैन को, ये अनफिलेबल प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर कॉन्सुलेटर ये कहता है कि उसके रिक्रूटमेंट अगर ना करता, वो वर्कमैन के नए वर्कमैन के रिक्रूटमेंट ना करता, तो उसको काफ़ी लॉस हो सकता था, या वो ऐसी कंडीशन उसकी हो सकती थी कि जिसकी वजह से उसको काफ़ी डैमेज जो है वो फेस करना पड़ सकता था। उस सूरत में ऐसे रिक्रूटमेंट जो है उसकी कानून इजाज़त देता है, बशर्ते ये कि कॉन्सुलेटर जो है वो ये समझे, सेटिस्फाई हो कि ऐसे वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये नागुज़ीर था कि वो नए बंदों को अपॉइंट करके ये काम उनसे लेता है स्ट्राइक के दौरान। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर देना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किसी फैक्ट्री में वर्कर्स जो हैं या वर्कमैन स्ट्राइक पे थे, लेकिन फैक्ट्री के जो ऑनर हैं या उसके ओकुपायर हैं या उसके मैनेजर हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो उसको जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से थ्रेट था, या कोर्ट ऑफ लॉ ने इम्पोज की थी कंडीशंस कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता विद इन दैट स्पेसिफिक डेट, तो उसको डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। इस तरह उन कानूनी सजाओं से बचने के लिए अगर वो नए बंदे भर्ती करके अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करता है और कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करना चाहता है या अमल दरामद करता है, तो उस सूरत में लॉ कहता है कि वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं होगी अगर कॉन्सुलेटर जो है इसको वेरीफाई कर देता है। क्लॉज आई के मुताबिक ये है कि अगर वो क्लोज डाउन कर देता है अपने मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी फैक्ट्री को, मिल को मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है इस बुनियाद पे कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे थे, वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको बर्खास्त कर दिया जाए, और वो इस का जवाब बनाते हुए कि उसके फैक्ट्री में काम नहीं है, उसको लॉस हो गया, हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जानबूझ कर क्लोज डाउन कर देता है अपने इस्टेब्लिशमेंट को, और इसमें वो वायलेशन करता है स्टैंडिंग ऑर्डर 11A की। तो उस सूरत में लॉ ये कहता है कि ये अनफिलेबल प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। क्लॉज जे के मुताबिक अगर वो कमेंस करता है या कंटिन्यू करता है या इंस्टिगेट करता है, इंसाइट करता है, या पार्टिसिपेट करता है, एक्सपेंड करता है, या अमाउंट सप्लाई करता है इलीगल लॉकआउट के लिए, यानी स्ट्राइक राइट होता है बेसिकली वर्कर का, वर्कमैन का या एम्प्लॉय का, अगर वो अपने जायज़ मुतालबात के लिए स्ट्राइक करते हैं,
اور لاک آؤٹ جو ہے وہ اس صورت میں رائٹ ہوتا ہے امپلائر کا اگر وہ نقصان سے بچنے کے لیے یا فساد سے بچنے کے لیے لاک آؤٹ کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے امپلائر کا. لیکن اگر امپلائر جان بوجھ کے لاک آؤٹ کر دے تو اور اس میں کوئی قانونی جواز نہ ہو، وہ انلیگل لاک آؤٹ کہلائے گا. اور اس انلیگل لاک آؤٹ کے دوران اگر وہ انلیگل لاک آؤٹ کو کنٹینیو بھی کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی کو پیسے سپلائی کرتا ہے، رشوت دیتا ہے یا ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ انلیگل لاک آؤٹ کے خلاف جو ہے وہ اسٹرائک نہ کریں، لا یہ کہتا ہے کہ یہ بھی انفیئر لیبر پریکٹس ہوگی آن دی پارٹ آف امپلائر. سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ اگر امپلائر یہ چاہتا ہے کہ کوئی ورک مین جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جائے اور پروموٹ کر کے اس کو مینیجریل پوزیشن پہ جو ہے وہ رکھ لیا جائے، تو یہ انفیئر لیبر پریکٹس نہیں ہوگی. اور اس بنیاد پہ اگر کوئی اگر اس بنیاد پہ کوئی ورکر جو وہاں پہ آلریڈی کام کر رہا تھا اگر وہ مینیجر بن جاتا ہے اور مینیجر بننے کی وجہ سے اس کو کسی ٹریڈ یونین کا آفیسر بننے سے انکار کرنا پڑے گا یا ممبر بننے سے انکار کرنا پڑے گا، تو یہ انفیئر لیبر پریکٹس نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ یہاں پہ امپلائر کی گڈ فیتھ ہونی چاہیے. تو گڈ فیتھ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ورک مین مینیجر کی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے اور اس بنیاد پر اس کو ٹریڈ یونین کی ممبرشپ چھوڑنا بھی پڑے اگر، تو وہ انفیئر لیبر پریکٹس میں فال نہیں کرے گا. سیکشن 32 میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انفیئر لیبر پریکٹس آن دی پارٹ آف اے ورک مین. پہلے ہم نے امپلائر کے حوالے سے ڈسکس کیا، اب ہم ڈسکس کریں گے ورک مین کے حوالے سے. اگر کوئی بھی ورک مین جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، یہ تمام انفیئر لیبر پریکٹس ہوں گے آن دی پارٹ آف ورک مین. یعنی اگر ورک مین پرسویٹ کرتا ہے کسی ورک مین کو، اس کو ترغیب دیتا ہے، لالچ دیتا ہے کہ وہ کوئی ٹریڈ یونین جوائن کرے یا ٹریڈ یونین کو جوائن کرنے سے انکار کرتے، تو یہ انفیئر لیبر پریکٹس ہوگی آن دی پارٹ آف ورک مین. اور یہ کام اگر وہ کرتا ہے ڈیورنگ ورکنگ آورس، تو یہ انفیئر لیبر پریکٹس ہوگی آن دی پارٹ آف ورک مین. یعنی اگر کوئی کنوینسنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو ممبر بننے کے لیے کنونس کرنا چاہتے ہیں تو ورکنگ آور کے بعد ہی کام ہونا چاہیے، اور ڈیوٹی آورس کے دوران یا ورکنگ آورس کے دوران ایسا کام جو ہے یہ انفیئر لیبر پریکٹس کہلائے گا آن دی پارٹ آف ورک مین. اگر کوئی ورک مین انٹیمیڈیٹ کرتا ہے کسی شخص کو، ذلیل کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، خوار کرتا ہے اس کو، اور اس بنیاد پر کہ وہ کسی ٹریڈ یونین کا ممبر نہ بنے یا وہ ممبر بنے یا اس کو کنٹینیو رکھے اپنی ممبرشپ کو، یا ممبرشپ کنٹینیو کرنے سے انکار کر دے، یا آفیسر بنے یا آفیسر بننے سے انکار کر دے، اس حوالے سے اگر وہ انٹیمیڈیٹ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ انفیئر لیبر پریکٹس ہوگی آن دی پارٹ آف ورک مین. اگر کوئی ورک مین انڈیوس کرتا ہے کسی شخص کو کہ وہ ممبر نہ بنے یا وہ ممبر بننے سے انکار کر دے یا ممبرشپ کو ختم کر دے، یا آفیسر نہ بنے یا آفیسر بننے سے انکار کر دے کسی ٹریڈ یونین کا، یا اس کو کوئی ایڈوانٹیج پہنچاتا ہے کوئی ورک مین کسی دوسرے ورک مین کو اس حوالے سے کہ وہ کسی ٹریڈ یونین کا ممبر بنے یا اس کا کوئی آفیسر بنے یا آفیسر نہ بنے یا ممبر نہ بنے، تو یہ مجموعی طور پر انفیئر لیبر پریکٹس ہوگی دی پارٹ آف اے ورک مین. کلوز ڈی کے مطابق اگر کوئی ورک مین دوسرے ورک مین کو کمپیل کرتا ہے یا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے ان کنڈیشنز کو کسی ٹریڈ یونین میں شامل ہونے کے لیے، اور اس حوالے سے وہ انٹیمیڈیٹ کرتا ہے، کورس کرتا ہے، پریشرائز کرتا ہے، تھریٹ دیتا ہے یا کنفائن کر لیتا ہے کسی شخص کو، تو اس صورت میں یہ انفیئر لیبر پریکٹس ہوگی آن دی پارٹ آف ورک مین. اس میں اگر وہ کسی پہ حملہ آور ہوتا ہے یا اس کو فزیکلی انجر کر دیتا ہے، اور اس کے ٹیلی فون، واٹر یا پاور کی فیسلٹیز کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے کوئی ورک مین، تو یہ بھی انفیئر لیبر پریکٹس ہوگی آن دی پارٹ آف اے ورک مین. اگر کوئی ورک مین کامنٹس کرتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے یا انسٹیگیٹ کرتا ہے یا انسائٹ کرتا ہے کسی دوسرے ورک مین کو، یا پیسے سپلائی کرتا ہے دوسرے ورک مین کو کہ وہ انلیگل اسٹرائک میں پارٹیسپیٹ کریں یا گو سلو کرے، یہ بھی انفیئر لیبر پریکٹس ہوگی آن دی پارٹ آف ورک مین. یعنی کسی ورک مین کو انلیگل اسٹرائک کے لیے اکسانا
उसको इलीगल स्ट्राइक करने के लिए मजबूर करना या इलीगल स्ट्राइक के लिए पैसे देना, ब्राइबरी देना, रिश्वत देना, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन। अगर गोस लॉ के लिए कहता है, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। अब गोस लॉ क्या है? गोस लॉ एक ऑर्गेनाइज्ड, डेलिबरेट एंड पर्पसफुल स्लोइंग डाउन ऑफ नॉर्मल आउटपुट है। यानी एक काम जो 2 घंटे में होता है, अगर वर्कर जानबूझ के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, डिलिबरेट अंदाज में, जानबूझ के वो काम 2 घंटे वाला काम 4 घंटे में करते हैं, ये अनफेलेबल प्रैक्टिस होगा ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन। तो लॉ ये कहता है कि ये मामला गोस लॉ में नहीं आ सकते, ये एक्सेप्शनल मामला हैं। यानी अगर कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो, मशीनरी का डिफेक्ट हो जिसकी वजह से मशीन स्लो चलती है और आउटपुट उसके स्लो आए, तो ये अनफेलेबल प्रैक्टिस में नहीं आएगी बात। या मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, मशीनरी बंद हो जाती है, उसको कोई नुकसान ऐसा पहुंचता है जिसकी वजह से वो काम नहीं करती, या फेलियर हो जाती है मशीनरी की, या डिफेक्ट ऐसा आ जाता है, वो डिफेक्ट किसी पावर सप्लाई की वजह से हो, या किसी सप्लाई ऑफ नॉर्मल मटेरियल्स की वजह से हो, या स्पेयर पार्ट्स की मशीनरी की वजह से डिफेक्ट हो और उसकी वजह से मशीनरी काम ना करे, उसमें जाहिर बात है कि किसी वर्कमैन का कसूर नहीं बनता। तो लिहाजा ये अनफेलेबल प्रैक्टिस नहीं होगी और ना ही ये गो स्लो की डेफिनेशन में फॉल करेगा। गो स्लो की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड, डेलिबरेट हो और पर्पसफुल स्लो डाउन ऑफ नॉर्मल आउटपुट हो, तो ये गो स्लो कहलाएगा। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ये एक अनफेलेबल प्रैक्टिस होगी ट्रेड यूनियन के लिए अगर वो बैलेट में जो है वो इंटरफेयर करते हैं। यानी इलेक्शंस हो रहे थे सेक्शन 19 के तहत, और उसके तहत इलेक्शन में अगर कोई अनडू इन्फ्लुएंस इम्पोज करते हैं वर्कमैन, इंटिमिडेट करते हैं, इम्पर्सोनेट करते हैं, या ब्राइबरी वगैरह तकसीम करते हैं वर्कमैन में ताकि वो फलां मेंबर को जो है एज ऑफिसर इलेक्ट करवाए, उस सूरत में ये अनफेलेबल प्रैक्टिस होगी ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन। इलेक्शन के हवाले से असरअंदाज होना, अनफेलेबल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन। चैप्टर नंबर 9 में जो कि पेनल्टीज एंड प्रोसीजर से रेलेवेंट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 67 सिर्फ, क्योंकि इसका ताल्लुक उस पेनल्टी के साथ जो कि अनफेलेबल प्रैक्टिस के ज़िम्मन में है। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जो भी कंट्रवीन करता है सेक्शन 17 के प्रोविजंस को, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि 15 डेज तक हो सकती है, या उसको फाइन पे करना पड़ सकता है, फाइन का अमाउंट 30,000 रुपीज़ है, या उसको दोनों सजाएं दी जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि 3 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में यहाँ रखना होंगे। वो 3 पॉइंट्स ये हैं कि पहली सूरत में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इम्प्रिजनमेंट का जो ड्यूरेशन है ये भी बता दिया जाता है कि इतनी इम्प्रिजनमेंट होगी। नंबर 2 है फाइन, कि फाइन पे किया जा सकता है, और फाइन की जो है फर्दर अमाउंट बता दी जाती है कि इतना फाइन पे किया जाएगा। और नंबर 3 होता है बोथ। बोथ से मुराद है कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। 3 ऑप्शन होती हैं ऑनरेबल कोर्ट के पास, या वो इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फाइन इम्पोज कर सकते हैं। नंबर 3, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों इम्पोज कर सकते हैं। उनकी लिमिट्स यहाँ पे बता दी गई। फाइन की लिमिट 30,000 रुपीज से अबव नहीं होगी, इससे कम हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, 16,000। ये डिस्क्रिप्शन है ऑनरेबल कोर्ट की, बट नॉट मोर देन 30,000 रुपीज, ये फाइन है। और इम्प्रिजनमेंट की जो लिमिट यहाँ पे बताई गई दैट इज 15 डेज। 15 डेज तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन 16 डेज की नहीं होगी। 14 डेज की हो सकती है, 10 डेज की हो सकती है, बट नॉट मोर देन 15 डेज की। इसका ताल्लुक था सेक्शन 17 के साथ अगर उसकी कॉन्ट्रवेंशन होती है। हमारा जो इस वीडियो लेक्चर में मेजर कंसर्न है दैट इज सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड, क्योंकि इनका ताल्लुक है सेक्शन 31 और सेक्शन 32 की कंट्रवेंशन की सूरत में पेनल्टीज का। इसलिए हम स्पेसिफिकली इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कोई शख्स सेक्शन 31 की तहत जो है
वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 30 डेज की, और उसको फाइन पे करना पड़ सकता है। और ये फाइन जो है इसके अमाउंट होगी 50,000 रुपीज, या बोथ, दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, सेक्शन 31 का ताल्लुक अनफेलेबल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। उस सूरत में एम्प्लॉयर को 50,000 फाइन पे करना पड़ सकता है और 30 डेज की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब सब सेक्शन 3 जो है ये सेक्शन 32 से रेलेवेंट है। अगर कोई एम्प्लॉय जो है यानी वर्कमैन जो है अगर ऑफेंस कमिट करता है अंडर क्लास डी ऑफ सब सेक्शन 1, तो उस सूरत में जो है उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 30 डेज तक हो सकती है, या उसको फाइन पे करना पड़ेगा और फाइन की अमाउंट होगी मैक्सिमम 20,000 रुपीज, या उसको दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई ऑफिसर है ट्रेड यूनियन का, या कोई वर्कमैन है, या कोई और शख्स है वर्कमैन के अलावा जो अबेट करता है, कंट्रावीन करता है या अबेट करता है, अबेट से मुराद है जुर्म की एयानत करता है, किसी शख्स को जुर्म करने में उसकी मदद करता है, और वो कंट्रावेंशन करता है क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 की, सबसेक्शन 32 के मुताबिक, उस सूरत में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 30 डेज तक हो सकती है, और फाइन पे करना पड़ेगा, और फाइन के अमाउंट जो है वो 30,000 रुपीज हो सकती है, या उसको दोनों सजाएं जो हैं वो भी दी जा सकती हैं। अब सब सेक्शन 5 ये कहता है कि वेयर द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 4, अगर सबसेक्शन 4 के तहत एक आदमी को पनिशमेंट हो जाती है और वो ऑफिसर है ट्रेड यूनियन का, तो कमीशन जो है ये इन सजाओं के साथ साथ वो और भी सजा ऐड कर सकता है, और वो ये कह सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि उसे जो है ऑफिस बेरर का जो चार्ज है वो उसे वापस ले लिया जाए, और उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा कि दोबारा फ्यूचर में जो है वो किसी भी ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेरर नहीं बन सकता। तो उसको अपना जो ऑफिस है वो छोड़ना पड़ेगा, यानी अपने ओहदे से बर्खास्त होना पड़ेगा इस शख्स को। दोबारा मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर ब्रीफ कर देता हूँ। अगर कोई ऑफिस बेरर था किसी ट्रेड यूनियन का और ये ऑफेंस कमिट करता है जिसका ताल्लुक क्लॉज 4 के साथ है, उस सूरत में ये है कि कमीशन जो है, जो पेनल्टी बनती है उसके साथ साथ उसका फ्यूचर में ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर बनने पे पाबंदी आयद कर सकता है। और कमीशन से मुराद है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, NIRC। सब सेक्शन 6 जो है ये बताता है whoever contravenes the provisions of section 47 shall be liable to imprisonment which may extend to 30 days or fine, or which may extend to 75,000 rupees। ये सेक्शन 47 के कंट्रावेंशन से मुतल्लिक है, उसमें इम्प्रिजनमेंट 30 डेज की हो सकती है या फाइन हो सकता है, और फाइन की अमाउंट होगी 75,000, और दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। हमारा चूंकि मेजर कंसर्न सेक्शन 31 32 था इस वीडियो लेक्चर में, लिहाजा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब सेक्शन 7, जिसमें ये कहा गया है कि nothing in this act shall be deemed to exclude the jurisdiction of a labor court of a province। अगर प्रोविंस की बात आ जाए, लेबर कोर्ट का जिक्र कर सकते हैं आप, या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट का जिक्र कर सकते हैं कि वो किसी भी केस को जो है वो ट्राई कर सकता है, चाहे वो लेबर कोर्ट है या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है। और इस हवाले से चाहे वो कमीशन जो है, कमीशन का फैसला एक हो गया, उसको इम्पोज करवाने के लिए जो है वो ये ट्राई कर सकता है। अब ट्राई क्या होता है, वर्ड ट्राई को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर ऑनरेबल कमीशन किसी प्रोविंस के हवाले से किसी लेबर कोर्ट को या किसी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को अथोराइज कर देता है वो किसी केस को ट्राई करे, तो ट्राई कर सकता है। ट्राई का जनरली मतलब होता है कोशिश करना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि वो केस की समाअत कर सकता है, केस को सुन सकता है, केस के प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कर सकता है। और इस ट्राई का यहाँ पे फर्दर जो है वो नाउन बन जाएगा ट्रायल, यानी मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल कर सकते हैं या लेबर कोर्ट ट्रायल कर सकती है कमीशन के इंस्ट्रक्शंस पर, अगर कमीशन जो है उनको इंस्ट्रक्शन दे देता है।
यहाँ पे इसको ऐड करने की रीज़न मैं क्लियर कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो अमेंडमेंट हुई थी, 18th अमेंडमेंट, उसके तहत जो है लेबर के जो मामला थे बेसिकली सूबों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। तो लिहाजा सूबे में जो कोर्ट होगी दैट वुड बी लेबर कोर्ट, ठीक है। लेकिन जो फेडरल कैपिटल की बात, फेडरल की बात है, उसमें कैपिटल की बात है, तो वहाँ पे एक कमीशन होगा जिसे हम नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन कहेंगे। तो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन ऐसे मामला सुन सकता है जो इंटर प्रोविंशियल होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा सूबों में कोई एस्टेब्लिशमेंट, एक कंपनी, फैक्ट्री है और उसके ब्रांचेस एक से ज़्यादा सूबों में है, वैसे केसेस को सुन सकता है, उसकी समाप्त कर सकता है। और फर्दर वो किसी लेबर कोर्ट को डिप्यूट कर सकता है मामला कि वो उसके समाप्त करें, या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकता है कि वो इन मामला को सुने। तो कमीशन के पास इख्तियार है। तो जिन ऑफेंसेस का हमने ऊपर जिक्र किया है, इन ऑफेंसेस के हवाले से कमीशन किसी भी लेबर कोर्ट की या ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आयद कर सकता है कि वो इन केसेस की समाप्त करें। लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस लॉज। 2002 का ये केस लॉ है, पीएलसी पेज नंबर 27 पे था। और ये केस लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और सॉरी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद का। इसमें मेन पार्टीज थी सईद अहमद वर्सेस चेयरमैन ओजीडीसीएल। इसमें इंटरप्रेट किया गया सेक्शन 31 को और सेक्शन 54 को। यहाँ पे ये कहा गया था कि plea raised by petitioners was that they were treated discriminately on account of their association with trade union. मुख्तसर तौर पे मैं आपको इसकी छोटी सी वो हिस्ट्री बता देता हूँ। इसमें प्ली की थी कुछ वर्कमैन ने कि उनको इस बुनियाद पर सज़ा दी जा रही है उस उनकी कंपनी में, उनके एस्टेब्लिशमेंट में, कि वो एक ट्रेड यूनियन के या एक एसोसिएशन के मेंबर हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर जो है उनको जो है वो सज़ा दी जा रही है कि उनकी एसोसिएशन है किसी ट्रेड यूनियन के साथ, इस वजह से उनको ये पनिश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन पास की गई हैं वो ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है? mere fact that petitioners happen to be members, officers of trade union did not give them a cause under section 31C and D of Industrial Relations Act 2012 to invoke jurisdiction of NIRC, simply because an inquiry or disciplinary proceeding was initiated against them on grounds that they were alleged to have submitted bogus educational certificates and had committed an act of misconduct. अब यहाँ पे मामला डिफरेंट है। अगर उनका किसी ट्रेड यूनियन के साथ ताल्लुक है उन पिटिशनर्स का, तो ट्रेड यूनियन के हवाले से इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुई, बल्कि इस वजह से इनिशिएट हुई क्योंकि उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बोगस एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो पेश किए हैं। यानी ये ट्रेड यूनियन के मेंबर होने की वजह से उन पर कोई इन्फ्लुएंस इम्पोज नहीं किया जा रहा, ना उनको इसकी सज़ा दी जा रही है, बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है पेश किए वो बोगस हैं। लिहाजा लॉ इस चीज़ से तो मना नहीं कर सकता ना कि बोगस एजुकेशन सर्टिफिकेट की जो इंक्वायरी ना की जाए, ये तो की जा सकती है। तो लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन पास की फाइनली, वो ये थी, हाई कोर्ट डिक्लाइन टू इंटरफेयर इन द मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन वाज डिसमिस्ड इन सर्कमस्टांसेस। इस सूरत हाल के मुताबिक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया कि वो इस मामले में जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी, यानी इंक्वायरी को रोकेगी नहीं। तो लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल की थी पिटिशनर्स ने, और ये इल्ज़ाम लगाया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो इस बुनियाद पे उन पे केस फाइल कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि वो इस स्टेट यूनियन के ऑफिसर्स हैं। तो उनके इस पिटिशन को जो है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने डिसमिस कर दिया। ये केस लॉ भी 2020 का है, पीएलसी पेज नंबर 99, और इसका ताल्लुक है एनआईआरसी के साथ। केस का टाइटल था अली हसन वर्सेस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन।
اس میں انٹرپریٹ کیا گیا سیکشن 33 31 اور سیکشن 54 ای کو. اپوائنٹمنٹ آن دا بیسس آف فیک ڈاکومنٹس, ڈسپلنری پروسیڈنگس, انیشیشن آف گریونس پٹیشن, مینٹینیبلٹی, انفیئر لیبر پریکٹس. یعنی اس میں یہ جو ہم نے ابھی ٹرمز پڑھی ہیں نا, ان کو ڈسکس کیا گیا کہ کیا یہ گریونس پٹیشن ہے, کیا اس کی مینٹینیبلٹی بنتی ہے, کیا یہ انفیئر لیبر پریکٹس ہے یا نہیں ہے. ہم نے اس کو اس ججمنٹ میں جو ہے وہ سمرائز کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے اس کو. اس ججمنٹ کے کانٹینٹس میں سے جیسا کہ کہا گیا, میئر فیکٹ دیٹ امپلائی ہیپن ٹو بی اے ممبر آفیسر آف اے ٹریڈ یونین would not give him a cause under section 31 of Industrial Relations Act to invoke the jurisdiction of NIRC. کہ صرف یہ حقیقت کہ کوئی شخص ممبر ہے ٹریڈ یونین کا یا ممبر ہے آفیسر ہے کسی ٹریڈ یونین کا, اس بنیاد پہ وہ سیکشن 31 کی ڈیفینیشن میں اس کا امپلائر فال نہیں کر سکتا ہے. یعنی اگر میں دوبارہ سمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں, اگر کوئی امپلائر اپنے کسی امپلائی یا ورکمین کے خلاف انکوائری کرنا چاہتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کے پاس فیک ڈاکومنٹس ہیں, اس انکوائری کو اس وجہ سے نہیں روکا جا سکتا کہ وہ شخص جو ہے وہ ممبر ہے یا آفیسر ہے کسی ٹریڈ یونین کا, اور اس وجہ سے وہ جو امپلائر ہے وہ سیکشن 31 کے تحت وہ جرم نہیں بنے گا اس بندے کا, کیونکہ انکوائری کرنا فیک ڈاکومنٹس کی یہ سیکشن 31 میں ہم نے کہیں پہ بھی نہیں ڈسکس کیا. ہم ابھی یہ ڈسکس کر کے ہٹے ہیں سیکشن 31 کو, لیکن وہاں پہ کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی ورکمین کی انکوائری آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کو شک ہے کہ اس کے پاس کوئی فیک ڈاکومنٹس ہیں. تو انہوں نے یہ جو پلی لی تھی امپلائیز نے یا پٹیشنر نے, تو اس پلی کا آؤٹ کم کیا ہوا یہ ہم مزید ججمنٹ کو اسٹڈی کر کے ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں جن کو ریڈ کلر میں جو ہے وہ کیا گیا کنورٹ. Disciplinary proceedings had been initiated against the employee on the ground that he had submitted forged documents. اس بنا پہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی کہ امپلائی نے فورج ڈاکومنٹس دیے تھے. Issuance of show cause notice and initiation of inquiry proceedings for just cause did not amount to an unfair labor practice. تو ان کو اگر شو کاز نوٹس ایشو ہوتے ہیں کہ ان کے پاس فورج ڈاکومنٹس ہیں ورکمین کے پاس, اور ان کے خلاف اگر کوئی انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے کسی جائز مقصد کے لیے یا کسی انصاف پہ مبنی مقصد کے لیے, اس کو انفیئر لیبر پریکٹس نہیں کہا جا سکتا. آنریبل کورٹ نے یہ آبزرویشن پاس کی, آنریبل کمیشن نے, آنریبل نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن نے آبزرویشن پاس کی. گریونس پٹیشن واز ناٹ مینٹینیبل, تو لہٰذا یہ جو گریونس پٹیشن انہوں نے فائل کی پٹیشنر نے, یہ مینٹینیبل نہیں ہے ان سرکمسٹانسز. اپیل واز ڈسمسڈ اکارڈنگلی, تو جو اپیل انہوں نے فائل کی تھی اپیلنٹ نے پٹیشنر نے, وہ اپیل جو ہے وہ ڈسمس کی جاتی ہے. تو لہٰذا اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ انفیئر لیبر پریکٹس آن دی پارٹ آف امپلائر کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس امپلائر کی وہ جرم ثابت کیے جائیں جو اس نے کمٹ کیے, نہ کہ اس بنیاد پہ اس شخص کو جو ہے یا اس کمپنی کو ہے یا اس آرگنائزیشن کو کے خلاف کیس فائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگر انکوائری انیشیٹ کر لیتا ہے کسی امپلائی کے خلاف, کیونکہ انکوائری تو انیشیٹ کرنا یہ رائٹ ہو سکتا ہے اگر وہ جسٹ کاز کے لیے انکوائری انیشیٹ کی جائے. تو یہ انفیئر لیبر پریکٹس میں پھر اس طرح کے معاملات نہیں آتے. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جو ویڈیو لیکچر ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ.